हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है मैटर। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में और मैटर का क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, शुरू करते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो उसको मैटर कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड occupies space anything which has mass and occupies space is called matter, is called matter। तो बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मैटर। कोई भी चीज जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। ये तो हो गई मैटर की डेफिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैटर क्या है, किससे बना हुआ है, ये भी हम लोग समझते हैं। बच्चों, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिनको हम लोग एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैटर बना हुआ है एटम्स से और या फिर मॉलिक्यूल से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एटम मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं एटम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it is the smallest particle of matter which cannot exist independently। ठीक है, तो एटम क्या हो गया? मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब आते हैं मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it is the smallest particle of matter which can exist इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैटर किससे बना हुआ है, तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से। बच्चों, एटम्स ही मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। मतलब सीधा ये है कि जो मॉलिक्यूल होगा वो दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो ये था मैटर। जो छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना हुआ है उन छोटे पार्टिकल्स को बोला गया एटम, बोला गया। और एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल में। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब जो मैटर है वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उन पार्टिकल्स की? तो पहली प्रॉपर्टी ये है बच्चों, प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर है इसके पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि मैटर बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल्स को हमने एटम कह दिया। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम लोग क्या बोला? एटम बोल दिया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter are continuously moving।
मतलब सीधा ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो बच्चों मैटर के पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मतलब मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है वो बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है। और इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो। दूसरी प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, एटम बहुत छोटा होता है साइज में, काफी ज्यादा छोटा है। ठीक है, और इसके बाद जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, किन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, देखते हैं बच्चों अगले टॉपिक में। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे, और अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो उसको हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, एक सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। इसके अलावा बच्चों 4th स्टेट ऑफ मैटर भी होती है, इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और 5th स्टेट ऑफ मैटर है, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बच्चों इसको शॉर्ट में BEC बोला जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई होप आप लोगों ने इन साइंटिस्ट के नाम जरूर सुने होंगे। बोस से आते हैं बच्चों, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टीन के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी अब इक्वल टू mc²। तो ये जो आइंस्टीन और बोस, इनके नाम पर ये 5th स्टेट ऑफ मैटर को दिया गया है नाम, जिसको हम लोग शॉर्ट में BEC कहते हैं, B फॉर बोस, E फॉर आइंस्टीन एंड C फॉर कंडेंसेट। ये हो गया BEC। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं हम लोग अपने केमिकल क्लासिफिकेशन पर। बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन जो है, मैटर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये है मिक्सचर के 2 टाइप। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें भी हम लोग 2 पार्ट्स में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और दूसरे कंपाउंड। ठीक है बच्चों, एक है एलिमेंट और दूसरे हैं कंपाउंड।
ठीक है बच्चों, ये है आपके सामने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हो, इसको हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को 5 स्टेट ऑफ मैटर में डिवाइड किया गया है। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ स्टेट प्लाज्मा एंड फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और जो प्योर सब्सटेंस होता है, इनको एलिमेंट और कंपाउंड में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंपेयर करते हैं इन स्टेट्स ऑफ मैटर को। क्या ये स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं? क्या इनका इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है? क्या हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में? अगर हाँ कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। बच्चों, हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर लिया। हम लोग लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉलिड को गैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे हम लोग? मेल्टिंग कहेंगे। कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, अब लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग हो गया। लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको आप कह सकते हो वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कहेंगे इसको। और अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ये हो गया बच्चों कंडेंसेशन। ठीक है, क्या सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड? बिल्कुल किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। ये है सब्लिमेशन जो सामने लिखा हुआ है। ओके, सब्लिमेशन। ठीक है, क्या हम लोग गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन कहते हैं, या फिर आप इसको डी सब्लिमेशन भी कह सकते हो। डिपोजिशन कह दो या फिर डी सब्लिमेशन कह दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन और गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। ओके, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन और गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। बच्चों, अब थोड़ा सा दिमाग में ये आता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोग सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जिनका सब्लिमेशन हो रहा है या फिर जिनका डिपोजिशन हो रहा है, वो क्या है, उनका नाम क्या होता है? तो बच्चों, आपने जरूर सुना होगा ड्राई आइस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सॉलिड फॉर्म होता है, जिसको ड्राई आइस बोला जाता है। कैम्फर आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कैम्फर मतलब होता है कपूर। ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा बच्चों, ये कैम्फर है। कैम्फर को कपूर कहते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा अमोनियम क्लोराइड के अलावा नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सब्लिमेशन। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनका सब्लिमेशन होता है, उन्हीं का डिपोजिशन भी हो जाएगा। मतलब जिनको आप सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, उनको आप सीधा गैस टू सॉलिड भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों, थोड़ा सा हमें यहां पर देखना है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है बच्चों? टेम्परेचर को हम लोग T से लिखते हैं। ये टेम्परेचर होता है। डिफाइन कैसे करोगे? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। चलो, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। एसआई यूनिट क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। एसआई यूनिट क्या होगी टेम्परेचर की? बच्चों एसआई यूनिट हो जाएगी केल्विन। भैया केल्विन थे साइंटिस्ट, ठीक है, तो कैपिटल के लिखा जाएगा, ठीक है, ये हो गया केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं केल्विन के बाद। इसके बाद और भी यूनिट्स होती हैं क्या? अदर यूनिट्स कौन सी होती हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट तो सुना होगा, केल्विन में डिग्री नहीं लगाना है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अदर यूनिट्स बताओ कौन कौन सी हो जाएंगी? अदर यूनिट हो जाएंगी भैया कौन कौन सी? डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे बोला जाए कि आपको केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, या फिर आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है? ये लिखा हुआ है सामने, C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100, ठीक है। ये है बच्चों टेम्परेचर को कन्वर्ट, मतलब जो अदर यूनिट्स होती हैं वो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इतना फॉर्मूला यूज करिए, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इतना यूज कर लीजिए, और अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो सेल्सियस को केल्विन में तो आप इतना यूज कर सकते हो, ठीक है। वो आप जो भी नीड है उसके हिसाब से इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। बच्चों एक चीज और मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट बताना चाहूंगा, अगर आपको सेल्सियस या केल्विन में इंटर कन्वर्जन करना है तो आपको सीधा ध्यान रखना है C इक्वल टू K माइनस 273। मतलब अगर आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें 273 ऐड कर दो, और अगर आप केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 273 माइनस कर दो। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहां पर बोला गया है कि आपको ये 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ओके। तो कैसे करेंगे? आपको ध्यान रखना है कि आपको केल्विन में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, C इक्वल टू K माइनस 273। कैसे यूज करेंगे? वैल्यूज पुट करते हैं। सेल्सियस में टेम्परेचर कितना दिया गया है? 27, तो आप C की जगह कितना रख दोगे? 27, ओके, इक्वल टू K माइनस 273, तो K माइनस 273, सेल्सियस का कितना रख दिया? 27, और K माइनस 273 एज इट इज लिख दिया। जब आप यहां पर 273 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस 273 बच्चों ये हो जाएगा 300 केल्विन। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इतना ये अब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। ये तो होगा टेम्परेचर, ठीक है। हम यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? आप किस टेम्परेचर पर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कुछ टेम्परेचर होते हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है यहां पर मेल्टिंग क्या है, आप डिफाइन कैसे करेंगे मेल्टिंग को। तो मेल्टिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं, बाकी आप खुद ही लिख सकते हो, ठीक है। मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ the process of conversion of solid into liquid is called melting, ओके। मेल्टिंग बाद आपको लिखना है, जैसे मान लेते हैं कि आपको बॉइलिंग लिखना है। बॉइलिंग क्या होता है? आपको फ्रीजिंग लिखना है। फ्रीजिंग क्या होता है? आपको कंडेंसेशन लिखना है, या फिर आपको लिखना है वेपोराइजेशन। जो सब्लिमेशन और डिपोजिशन मैं आपको अलग से बता दूंगा,
ठीक है। तो बच्चों बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, स्टीम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बॉइलिंग। इसके बाद क्या है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंडेंसेशन का मतलब क्या है? लिक्विड सॉरी गैस टू लिक्विड। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉरी गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? वेपराइजेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इसी डेफिनेशन में बस आपको क्या करना है, ये आपको जो स्टेट्स लिखी हैं इनको आप चेंज करिए, बाकी सारी डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ गए कि कैसे क्या करना है। अगर आपको बॉइलिंग के बारे में लिखना है, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है कोई भी लिक्विड बॉइल करेगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो जब लिक्विड बॉइल करेगा, लिक्विड इनटू स्टीम लिख दीजिए आप यहाँ पे। आपको फ्रीजिंग लिखना है, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो आपको क्या करना है, वो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है इसी में आपको स्टेट्स को आप कन्वर्ट करिए, चेंज करिए और पूरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो बड़े आसानी से। उम्मीद करते हैं आप इतना क्लियर समझ गए होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। और अब हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करें, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मैंने आपको यहां पर एक डेफिनेशन बताई, वहीं से आप सारी डेफिनेशन लिख सकते हो। ऐसे ही मैं आपको यहां पर बताऊंगा डेफिनेशन, और डेफिनेशन आप थोड़ा सा मैं बताऊंगा और बाकी आप खुद से लिख सकते हो। मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहीं पर मैं आपको बता देता हूं मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन कैसे आप डिफाइन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को। तो बच्चों हम समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट को कैसे आपको डिफाइन करना है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बच्चों समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले आप बताइए मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। तो डिफाइन कैसे करोगे आप? डिफाइन ऐसे करेंगे, द टेम्परेचर एट विच a solid, the temperature at which a solid converts into liquid at normal atmospheric pressure, at normal atmospheric pressure is called melting point। ओके, तो बच्चों ये है मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। बस ध्यान क्या रखना है आपको, मेल्टिंग का मतलब क्या है? सॉलिड टू लिक्विड। तो वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। और बच्चों ये विशेष ध्यान रखिए आप, नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर ये आपको जरूर लिखना है, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग पर, बॉइलिंग पर या फिर फ्रीजिंग पर। अगर आप नॉर्मल प्रेशर पर आप ये फ्रीजिंग या बॉइलिंग करा रहे हो तो वो वैल्यू अलग होती है, अदरवाइज वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, ये ध्यान रखना है आपको। तो वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, इसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बताइए, आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? आइस कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर आपको इसको बोला जाए कि कन्वर्ट करिए ऐसा यूनिट में, तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। ठीक है, या फिर आप यहां पर लिख दो 273 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस में कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट, और जो केल्विन में कितना होगा? 0 में आप ऐड करिए 273, तो 273 केल्विन हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि आपको बतानी है डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, आप कैसे लिखेंगे? देखिए इधर मैं इसको थोड़ा सा
ऊपर खिसका देता हूं, इससे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सामने लिखा हुआ मेल्टिंग पॉइंट। आपको पूछा गया है कि आपको डिफाइन करना है फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, इधर देखिए, ये है भैया फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को आपको डिफाइन करना है। कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, सीधा सामने लिखा हुआ है, देखो इधर, द टेम्परेचर एट विच, फ्रीजिंग का मतलब क्या है? लिक्विड टू सॉलिड। फ्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? लिक्विड टू सॉलिड। देखिए तो, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, बस यहां चेंज करिए, एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, मेल्टिंग की जगह फ्रीजिंग पॉइंट। बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है और इसी डेफिनेशन से बन जाएंगी आपकी डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की। आपको याद नहीं करना है, आपको सीधा सा समझना है। क्या समझना है? फ्रीजिंग का मतलब क्या है? फ्रीजिंग का मतलब क्या है? लिक्विड टू सॉलिड। फ्रीजिंग का मतलब क्या है? लिक्विड टू सॉलिड। जब लिक्विड टू सॉलिड आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, किसी भी सब्सटेंस को, एक लिक्विड फॉर्म में है, आपको उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो वो टेम्परेचर जिस पर वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इसको बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बताइए भाई, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? वो टेम्परेचर कितना होता है जितने टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर भाई 273 ऐड कर दो तो 273 केल्विन भी आप कह सकते हो। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। यहां पर भी वही वैल्यू है, सेम है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। बस आपको वो स्टेट चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है, इजी है, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए भैया बॉइलिंग क्या होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है। उससे पहले बॉइलिंग बताओ क्या है? बॉइलिंग का मतलब क्या है? लिक्विड टू स्टीम या वेपर। ठीक है, तो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? लिक्विड टू स्टीम। ठीक है, अब देखो समझो यहां से, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, सॉलिड क्या कर दोगे? लिक्विड कर देंगे। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बस आपको क्या करना है? इसी डेफिनेशन में चेंज करना है स्टेट्स को, और जो भी आप बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लिख रहे हो उसको भी चेंज करना है बस। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, बताइए भाई, द टेम्परेचर एट विच a liquid converts into steam at normal atmosphere pressure is called melting point, sorry boiling point। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा भैया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होती है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कितने टेम्परेचर वाटर बॉइल हो जाएगा? तो आंसर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उम्मीद करते हैं भाई समझ गए होगे। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ध्यान रखना, एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर। पिछला जो वीडियो था प्रेशर से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर किसी चीज को पका रहे हो तो जल्दी पक जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर वैल्यू ऑफ प्रेशर होगी ज्यादा, और जब प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी इंक्रीज हो जाएगा। जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल कर रहा था, अब वो 100 के ऊपर बॉइल करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया है, और जो भी आप पका रहे हो जल्दी पक जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद अब हम लोग आते हैं सब्लिमेशन और कंडेंसेशन पर। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग और टेम्परेचर यहां भी देखेंगे, स्टेट ऑफ चेंज पर क्या इफेक्ट होता है उस चीज का, वो भी समझते हैं। बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं अपने अगले टॉपिक पर, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन क्या है बच्चों? अभी बताया था, सब्लिमेशन का मतलब होता है किसी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड। ठीक है बच्चों, कोई एक सॉलिड है जो कन्वर्ट हो गया है सीधा गैस में, मतलब वेपर में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया है, तो सॉलिड सीधा कन्वर्ट हो गया किसमें? गैस में या फिर वेपर में, विदाउट कन्वर्टिंग
इन लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना सीधा वो गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया सब्लिमेशन। ये गैस और वेपर में भी डिफरेंस होता है, मैं बता रहा हूं अभी क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसका उल्टा हो जाए, किसी गैस या वेपर का सीधा कन्वर्ट हो जाना सॉलिड में विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड, इसको बोलेंगे डिपोजिशन। अपोजिट बच्चों ये हो जाएगा डिपोजिशन। ठीक है, जैसे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना चाहते हो ड्राई आइस में, बच्चों ये है गैसियस फॉर्म और ये है सॉलिड फॉर्म। ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, आपको इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा ये काम। क्या करना होगा? टेम्परेचर कम कर दो और प्रेशर बढ़ा दो। ठीक है, क्या कर दो भाई? या तो टेम्परेचर कम कर दो और प्रेशर बढ़ा दो। ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट चेंज। कैसे चेंज हो स्टेट चेंज में इफेक्ट करता है ये। ठीक है, तो बच्चों ये लिखा हुआ है यहां पर सॉलिड, लिक्विड और उसके बाद है गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ओके, अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, एग्जांपल लेते हैं आइस का। ये आइस है, ठीक है, इस आइस को आप वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना होगा? प्रेशर बढ़ाना होगा या कम करना होगा? प्रेशर कम करिए और टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और प्रेशर कम कर दीजिए। ठीक है, तो कोई भी जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? तब भी आपको यही करना है। जैसे मान लो अगर आप वाटर को बॉईल करना चाहते हो तो भैया समझ तो गई होगा, टेम्परेचर बढ़ाना है और प्रेशर को कम करना है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना है और प्रेशर कम करना है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर कम कर दोगे तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करिए? टेम्परेचर कम कर दीजिए, प्रेशर बढ़ा दीजिए। ठीक है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी आपको क्या करना होगा? टेम्परेचर कम करिए, प्रेशर बढ़ाइए। ठीक है भाई। अच्छा, प्रेशर बढ़ाने से होगा क्या? देखिए भाई, ये है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस लिक्विड को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सॉलिड में। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना होगा? अच्छा बताइए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। आपको अगर इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इन मॉलिक्यूल्स को पास लाना होगा और पास लाने के लिए क्या करना होगा? आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे पास और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो करना क्या है? टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और आप प्रेशर बढ़ाओगे तो दोनों ही चीजें फेवर कर रही हैं मॉलिक्यूल्स को पास लाने के लिए। अगर आप किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो, दो काम आपको ध्यान रखने हैं, टेम्परेचर कम कर देना है और प्रेशर बढ़ा देना है। दोनों ही चीजें फेवर करती हैं। किस चीज को फेवर करती हैं? टेम्परेचर को कम करना, प्रेशर बढ़ाना, दोनों चीजें फेवर करती है मॉलिक्यूल्स को पास लाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बच्चों एक चीज और आप लोगों ने सुनी होगी, लेटेंट हीट। क्या होती है लेटेंट हीट? इसका मतलब क्या है? ये आपने सुना है जब भी स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जब भी स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। स्टेट में चेंज होगा बट टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, देखिए ये है एक बाउल, इसमें आइस भरी हुई है, ये आइस है, बर्फ। ठीक है, हमें क्या करना है? इस आइस को पिघलाना है और वाटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें वाटर है, ये है वाटर और ये है आइस। ठीक है, वाटर को कन्वर्ट करना है किसमें? आइस में। कैसे करेंगे वाटर को आइस में कन्वर्ट? देखो भाई, आपको क्या करना होगा?
भाई फिर से काम, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओ और प्रेशर कम कर दो। ठीक है, तो जब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे जो वाटर बनेगा इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, आइस से जब वाटर बनेगा तो टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। कितना होगा टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़े में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, लेटेंट हीट के बारे में सुना होगा, ये है लेटेंट हीट, यही है टॉपिक। लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ बच्चों हम लोग समझते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। क्या है लेटेंट हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, हीट का वो अमाउंट जिसकी आवश्यकता होती है किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम का स्टेट चेंज करने के लिए टेम्परेचर में चेंज किए बिना। ठीक है, जैसे ये आइस है 1 kg, इस 1 kg आइस को आपको कन्वर्ट करना है 1 kg वाटर में टेम्परेचर में चेंज किए बिना। तो इस पॉइंट पर, इस कंडीशन में आपको जितनी हीट की आवश्यकता होगी उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 1 किलोग्राम आइस को आपको 1 किलोग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है तो वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस का ही बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो हीट देनी पड़ेगी या जो हीट की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट कहलाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों ये बताइए, ये हीट जाती कहां पर है, ये हीट गई कहां पर जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है। तो ये समझिए इधर, ये है बच्चों आइस के मॉलिक्यूल्स, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं, समझिए आप ध्यान से। ये है किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये है सॉलिड। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो स्पेस ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा। जब दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच का जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जो स्पेस होता है, स्पेस बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्पेस कम है। ठीक है, जब स्पेस कम है, आप इस सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में। ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में। अब बताइए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो इतने पास नहीं होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज्यादा होता है इन सॉलिड से। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इन मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ाना है। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस ज्यादा है, इस स्पेस को हमें कम करना है। अब स्पेस कम करने के लिए क्या करना होगा, भैया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको कम कर दो। क्या कम कर दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दो। कैसे कम हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको क्या करना होगा, हीट देनी पड़ेगी, या कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या आप क्या करें, आप उसको हीट दीजिए। तो यहां पर अब इनको क्या चाहिए, सॉलिड को चाहिए क्या, हीट की आवश्यकता है। हीट की आवश्यकता क्यों है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हीट क्यों चाहिए, हीट चाहिए टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है। तो बच्चों हीट की आवश्यकता क्यों है? जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तभी तो स्टेट चेंज होगी। ठीक है। अब आप टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना चाहते हो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस का ही बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को तो दूर करना पड़ेगा। अब जो मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए जो आप हीट दे रहे हो या जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है उस आइस के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे। तो लेटेंट हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट जिसकी आवश्यकता होती है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, या किसी भी गैस को, लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप आइस को कन्वर्ट करना चाहते हो, किसमें? आइस को कन्वर्ट करना चाहते हो वाटर में। अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको क्या करना होगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन पार्टिकल्स के बीच का, उसको कम करिए। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए क्या चाहिए होगा? हीट चाहिए होगी। और जो हीट होगी वो क्या करेगी? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए जब तक सारे पार्टिकल्स दूर दूर नहीं हो जाते तब तक टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब तक आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे इसको। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? वो हीट जिसकी आवश्यकता है किसी भी एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका मतलब क्या है इसको समझिए। देखिए बच्चों, ये है एक कंटेनर, इसमें भरा हुआ है एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है। हमें इस लिक्विड को, मैं वाटर ही बोल देता हूं, ये वाटर है। इस वाटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? स्टीम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। वाटर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो स्टीम में। स्टीम क्या होती है? जब वाटर बॉइल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाके स्टीम बनेगी। और स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब जब आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आपको कुछ टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। बच्चों इधर देखिए, ये हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और ये हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। भैया देखो, समझो यहां पर क्या है। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है गैस के कंपैरिजन में। ठीक है। और जो स्पेस है वो स्पेस कम है गैस के कंपैरिजन में। और यहां गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, लगभग 0 है। ठीक है। और यहां पर स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस मैक्सिमम होता है। ठीक है। जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, आप इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो, मॉलिक्यूल्स पास पास, उनको दूर दूर करना चाहते हो, तो क्या करना होगा? फिर से हीट देनी पड़ेगी। ठीक है। हीट क्यों देनी पड़ रही है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा लग रहा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कैसे होगा? आपको क्या करना होगा? हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू स्टीम एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन फॉर वाटर। वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। ये है लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपोराइजेशन की वैल्यू वाटर के लिए। ठीक है। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। और अगर आप हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर की अगर बात करो तो इसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। ये वैल्यूज याद कर लेना। ये था बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बच्चों ये था एक टॉपिक, छोटा सा मैटर। ठीक है। तो मैटर में आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैटर का दूसरा पार्ट। बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।